गुड मॉर्निंग क्लास 12। दो ध्रुवीयता कांड पाठ हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें अभी तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि 1917 में रूस की क्रांति के बाद किस प्रकार विश्व में एक दूसरी व्यवस्था, एक समाजवादी व्यवस्था वाली शासन प्रणाली अस्तित्व में आई, जिसका उद्देश्य था समाज से असमानता को हटाना और समानता स्थापित करना। हमने ये भी पढ़ा कि किस प्रकार इस व्यवस्था का जो पूंजीवादी व्यवस्था था उससे टकराव के कारण विश्व दो ध्रुवों में बंट गया। एक पूंजीवादी गुट जिसका नेता अमेरिका था और दूसरा साम्यवादी गुट जिसका नेता सोवियत संघ था। इसी को दूसरी दुनिया भी कहा गया। इसके बाद हम लोगों ने इसकी लाभ देखे थे कि किस प्रकार बेरोजगारी को ख़त्म करके सोवियत संघ व्यवस्था ने एक न्यूनतम जीवन स्तर अपने सारे नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया हुआ था। उसके बावजूद और बहुत तेज़ी से विकास किया बहुत कम वर्षों में, लेकिन उसके बावजूद जो अत्यधिक सत्तावादी व्यवस्था थी, नागरिकों के जीवन पे अत्यधिक नियंत्रण था और जो अंतर्निहित अन्य कमियां थीं, जैसे शीत युद्ध के कारण हथियारों की होड़ और संसाधनों पर अत्यधिक बोझ और जो रूस का दबदबा था पूरे सोवियत संघ पे, उसके कारण धीरे धीरे जो संघ के घटक 15 गणराज्य थे उनमें असंतोष होता गया और 1991 आते आते सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ खत्म हो गया। इसमें हमने मिखाइल गोर्बाचेव, जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और बाद में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, उनके बारे में भी पढ़ा कि किस प्रकार गोर्बाचेव की ने जो सोवियत संघ की दशा को सुधारने के लिए जो आर्थिक और प्रशासनिक नीतियां अपनाई, जो सुधार किए, जिन्हें ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका कहा जाता है, वो अल्टीमेटली किस तरीके से सोवियत संघ के विघटन की तरफ ले गई और सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक, आज बच्चों हम लोग ये पढ़ेंगे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ और उसका क्या परिणाम हुआ। ठीक, जो सोवियत संघ की कमियां हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कमोबेश वही उसके विघटन के कारण है। यहाँ पर पेज नंबर 20 पर आपकी किताब में पेज नंबर 20 पर यहाँ सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ ये दिया हुआ है। इसमें एक एक पैराग्राफ में एक एक कारण दिया हुआ है। तो सबसे पहला कारण क्या हुआ? अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गई। गतिरुद्ध मतलब गति रुक गई, अर्थव्यवस्था बढ़ना बंद हो गई। जबकि नीड्स बढ़ती जा रही थी, ज़रूरतें बढ़ती जा रही थी, लेकिन अर्थव्यवस्था का बढ़ना, अर्थव्यवस्था अर्थात उत्पादन का बढ़ना, वो रुक गया। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि लोगों की जो ज़रूरतें थीं वो पूरी होने में परेशानियां आने लगी और जब ये परेशानियां आने लगी लगातार, तब जो है इस सिस्टम पर, सोवियत सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क लगने लगा कि क्या ये व्यवस्था सही है। अब ये दूसरा प्रश्न आता है कि क्यों अर्थव्यवस्था में गतिरोध आ गया, क्यों अर्थव्यवस्था जो है कमज़ोर होनी शुरू हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण शीत युद्ध स्वयं में था। हम पढ़ चुके हैं कि सोवियत संघ को हथियारों की होड़ और ख़ासकर परमाणु हथियार बनाए रखने के लिए एक बड़ा हिस्सा अपने संसाधनों का, अपना धन हथियार पे खर्चा करना पड़ता था। तो जो बाकी काम थे उसमें से कटौती करनी पड़ती थी और साथ ही जो उसके पिछलग्गू देश, मतलब जो सोवियत संघ के साथ जो कंट्रीज़ थी जो उसके गुट में शामिल थी, उनके भी आर्थिक और राजनैतिक विकास, उनकी भी सुरक्षा का वायदा सोवियत संघ करता था। तो उनका भी खर्चा जो बोझ है वो सोवियत संघ की ही अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा था। तो इस कारण जो शीत युद्ध का ये हथियारों की ओर और सहयोगी देश की सहायता की जो मजबूरी थी, उसके कारण जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा
खर्च के बोझ से दबती जा रही थी। अगली चीज़ क्या थी? आंतरिक रूप से भी, चूँकि आप पढ़ चुके हैं कि सोवियत व्यवस्था अपने हर नागरिक की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने का गारंटी देती थी, इसमें रोजगार भी शामिल है। तो अगर सिर्फ यही होता, हथियारों पर उतना नहीं खर्चा करना पड़ता या सहयोगी जो सदस्य हैं उन पर नहीं खर्चा करना पड़ता, तब तो ये चल जाती। लेकिन चूँकि दोनों तरफ से, बाहरी रूप से और आंतरिक रूप दोनों तरफ से खर्चे बढ़ते जा रहे थे, तो अर्थव्यवस्था उतनी ही तेज़ी से पिछड़ती चली जा रही थी। और जितनी तेज़ी से अर्थव्यवस्था पिछड़ती जा रही थी, लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही थी, तो व्यवस्था पे, इस सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लगने लगा कि ये व्यवस्था सही है अथवा नहीं। आर्थिक रूप से ये परेशानियों के बाद जो प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से भी गतिरोध का मतलब फिर वही है कि विकास होना बंद हो गया, जहाँ है वही खड़े हो गए। तो जब 1917 की क्रांति हुई तो एक नया प्रशासन अस्तित्व में आया। उस वक्त के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा था, लेकिन 70 साल बीते, यहाँ लिखा है कम्युनिस्ट पार्टी के 70 सालों तक शासन किया। तो धीरे धीरे, और जनता के प्रति कोई जवाबदेही शासन की नहीं थी। शासन जो भी नीतियाँ बनाए उसके ये उनसे कोई जवाब मांगने वाला नहीं था। और जहाँ ये व्यवस्था आती है तो धीरे धीरे प्रशासन में कौन सी कमियाँ आने लगती हैं, जैसे भ्रष्टाचार या गलतियों को सुधारने की अक्षमता। प्रशासन अपनी गलतियाँ मानता ही नहीं कि ये हमने गलत किया, और फिर उसको सुधारने की भी कोशिश नहीं करता। तो भ्रष्टाचार और ये जो अक्षमता है सुधार की, और प्रशासन में पारदर्शिता का अभाव था, इन सब, और सत्ता का जनता के जीवन पर अत्यधिक नियंत्रण था। तो ये 4 कारण आप गिन सकते हैं: भ्रष्टाचार, गलतियों को सुधारने की अक्षमता, शासन में खुलापन या पारदर्शिता का अभाव, और सत्ता का केंद्रीकृत होना। सोवियत संघ का मानचित्र आप देख चुके हैं कि एक बहुत बड़े विशाल भूभाग में फैला था। उसके बावजूद जो पूरी पॉलिसी मेकिंग थी, जो नीति निर्माण था, वो एक जगह केंद्रीकृत था। कम्युनिस्ट पार्टी की जो महासचिव होते थे और पॉलिट ब्यूरो, सिर्फ वही पूरे सोवियत संघ के लिए पॉलिसी नीतियों का निर्माण करती थी। तो इससे इन सब के कारण भी जो प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था है वो भी स्टैग्नेंट हो गई, जड़ हो गई। उसमें समय के साथ ज़रूरतों के हिसाब से विकास होना, परिवर्तन होना बंद हो गया। इससे भी क्या हुआ कि जनाधार खिसकने लगा, लोगों का कम्युनिस्ट व्यवस्था से समाजवादी शासन के प्रति समर्थन कम होने लगा। इसके बाद अगली चीज़ दी हुई है मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार। इतनी सारी समस्याओं के बाद जब 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने ये प्रयास किया कि हम इस व्यवस्था, जो ये कमियां आ गई हैं अर्थव्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में, उसको थोड़ा सा ठीक करें। तो उन्होंने आर्थिक और प्रशासनिक सुधार नीतियां अपनाई, जिसे रूसी नाम ग्लासनोस्त और पेरोस्त्राइका कहा गया। तो उन्होंने क्या किया, अर्थव्यवस्था में खुलापन लाया, शासन का नियंत्रण कम किया। इसी तरीके से लोगों को अपनी बात कहने का मौका दिया गया। जो प्रेस पर नियंत्रण सरकार का होता है, जिसे मीडिया सेंसरशिप कहते हैं, उसमें ढील दी गई कि लोग अपनी बातें कह सकते हैं। ठीक, तो इसका परिणाम क्या हुआ? इस आर्थिक और जो प्रशासनिक सुधार थे वो उन्होंने इसलिए किए कि सोवियत संघ में जो कमियां आती जा रही हैं, जो स्टैग्नेंसी, गतिरोध आता जा रहा है, वो ठीक हो जाए। लेकिन इसका परिणाम अंततः सोवियत संघ का विघटन हुआ, जो हम आगे देखेंगे। लास्ट जो कारण था सोवियत संघ के विघटन का, वो था राष्ट्रवादी भावना का उभार। राष्ट्रवाद आप पिछले साल पढ़ चुके हैं। नेशनलिज्म का मतलब एकता की भावना।
तो जो सोवियत संघ का अगर आप मानचित्र देखें, ये स्क्रीन पे सोवियत संघ का मानचित्र दिख रहा है। तो इसमें ये जो बड़ा हिस्सा है ये रशिया रूस गणराज्य था। इसके अलावा जो है लिथुआनिया, इस्टोनिया, बेलारूस, लाटविया, मोल्दोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये आर्मेनिया, ये जॉर्जिया तक ये देश थे, 8 देश, और रूस भी। इन सारे देशों में अपने अपने अलग अलग जो गणराज्य थे उनके प्रति ज़्यादा निष्ठा की भावना पनपने लगी बजाय पूरे सोवियत संघ के, क्योंकि सोवियत संघ में ये यूरोपियन देश भी शामिल थे और ये एशियन देश जो मध्य एशिया के देश थे वो भी शामिल थे, और जिसमें रूस सबसे बड़ा था। रूस यूरोपीय महाद्वीप में ही गिना जाता है। तो धीरे धीरे ये एस्टोनिया वासी, लिथुआनिया वासियों को ये लगने लगा कि वो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के लिए वो उसके विकास का बोझ क्यों उठाएं। उनको ये लगने लगा कि अगर हम सोवियत संघ से अलग हो जाते हैं तो हम अपनी जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। सोवियत संघ में जुड़े रहने के कारण उन्हें अपने संसाधनों को पूरे सोवियत संघ के लिए खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा राष्ट्रवादी अलग पहचान भी एक कारण रही, जिसके कारण जनता ने सोवियत संघ से अलग होने की सोचने का प्रयास किया। और चूँकि गोर्बाचोव की जो सुधार नीतियाँ थी उन्होंने नियंत्रण में ढील दे दी थी, तो इसके कारण जिन गणराज्यों ने सोवियत संघ से अलग होने का प्रयास किया उनको सेना के द्वारा बलपूर्वक रोका नहीं गया। जैसे पहले भी गोर्बाचोव के पहले भी जो महासचिव रहे या जो सत्ता के जिनके पास सत्ता रही, अगर किसी गणराज्य ने या किसी अलाइड ने अलग होने का प्रयास किया तो उसको सेना के द्वारा सैनिक प्रयोग करके बल प्रयोग रोक लिया गया और उसे सोवियत संघ में बना रहने के लिए विवश किया गया। लेकिन गोर्बाचोव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये गणराज्यों के ऊपर छोड़ दिया कि सभी अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, और यदि कोई गणराज्य सोवियत संघ से अलग होना चाहता है तो वो अलग हो सकता है। तो इसके कारण जो है ये ध्यान दीजिएगा कि जो पूर्वी यूरोप के अपेक्षाकृत थोड़े समृद्ध देश थे, थोड़ी रिच गणराज्य थे, सबसे पहले वो सोवियत संघ से अलग हुए। लिथुआनिया सबसे पहला सोवियत संघ का गणराज्य था जो मार्च 1990 में सोवियत संघ से अलग हुआ, और उसके बाद जून 1990 में स्वयं रूस जो सबसे बड़ा हिस्सा था सोवियत संघ का, वही सोवियत संघ से अलग हो गया। और इसके बाद एक झड़ी लग गई धीरे धीरे। ये लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, जिन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है, ये एकदम पूर्वी यूरोप का ऊपरी हिस्सा है, ये अलग हो गया। और दिसंबर 1991 में यूक्रेन, बेलारूस और रूस ने मिलाकर सोवियत संघ संधि ही समाप्त कर दी। सोवियत संघ संधि समाप्त करना अर्थात पेज नंबर 19 पर ये लास्ट में दिया हुआ है कि जो अपेक्षाकृत जो यूरोप के देश थे, यहाँ नीचे का दिया है कि सोवियत संघ के वो भाग जो ज़्यादा यूरोपीकृत थे और अपने को संप्रभु मतलब अलग देश मानते थे, उन गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता मांग की। और जो मध्य एशियाई गणराज्य थे, मतलब उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, इन सब ने स्वतंत्रता की मांग नहीं की। जो यूरोपीय देश थे, यूरोपीकृत, उन्होंने स्वतंत्रता की मांग की, जिसमें रूस भी सबसे आगे था। ठीक, तो सन 1991 दिसंबर यहाँ दिया है। येल्त्सिन, बोरिस येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति थे, रूस के पार्टी महासचिव, और बाद में वहाँ के राष्ट्रपति बने। तो बच्चों, रूस के राष्ट्रपति और सोवियत संघ के राष्ट्रपति में अंतर है। सोवियत संघ मतलब 15 गणराज्यों का प्रधान, और रूस
उसका एक घटक था उसका प्रधान। तो बोरिस येल्सिन रूस के राष्ट्रपति थे। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के जो 3 बड़े गणराज्य थे, रूस, यूक्रेन, बेलारूस, उन्होंने वो समझौता ही समाप्त कर दिया जो 1922 में बना था और जिससे सोवियत संघ का निर्माण हुआ था। वो समझौता समाप्त होते ही सोवियत संघ अलग हो गया और उसके सारे गणराज्य जो थे वो अलग देश बन गए। ठीक, उसका और अब इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे, जानेंगे कि सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ